हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9 एसएसटी का एक और चैप्टर द प्राइस पजल एंड व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। और भाई एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, फाइनली कल हमारे चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी जो अपना छोटा सा परिवार था अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो यार आगे भी ऐसे अपने दोनों भाइयों का ऐसे ही साथ देना और जल्दी जल्दी यार जो ये 10 के है ना इसके आगे एक जीरो और लगवा दो, 100 के करवा दो। और हमने सारे बच्चों से वादा किया था कि 10 के पर लाइव आएंगे यार, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बट रिसोर्सेस थोड़े से कम पड़ रहे हैं, बट कोशिश जारी है। जैसे ही लाइव का पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा हम लाइव आएंगे यार। मैं सच बता रहा हूँ, आपसे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा मैं और आपके दीपक भैया एक्साइटेड हैं लाइव आने के लिए, आपसे लाइव आकर के बात करने के लिए। तो बहुत ही जल्द लाइव आएंगे। फिलहाल अभी के लिए ये चैप्टर खत्म करते हैं। और भाई आज का चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला। क्यों? आज के चैप्टर की आधे से ज्यादा चीजें तुम्हें पहले से आती हैं, आधे से ज्यादा चीजें तुम रोज देखते हो। क्यों? आज पढ़ना क्या है भैया? आज पढ़ना है अपने को मार्केट के बारे में। अरे क्या होती है भैया मार्केट? जब तुम मार्केट जाता है, ऐसे सब्जी मंडी जाता है कभी मम्मी पापा के साथ, क्या देखता है मार्केट में? कौन होता है मार्केट में भैया? एक तो होते हैं बहुत सारे दुकानदार जिसे अपन बोलते हैं सेलर, और ऐसे ही होते हैं बहुत सारे खरीदार जिसे अपन बोलते हैं बायर। तो मार्केट में एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर जिसे बोलते हैं खरीदार। और इन दोनों के बीच में प्राइस को लेकर के बहस चल रही होती है। भैया थोड़ा कम कर लो ना, भैया थोड़ा ठीक ठीक लगा लो ना। अच्छा, तो क्या सिर्फ यही मार्केट होती है क्या, सब्जी मंडी और कपड़े की मार्केट? ये जो तुम फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हो वो भी तो मार्केट है, वहां भी तो कोई सामान बेच रहा है, तुम सामान खरीद रहे हो। जो तुम घर पे बैठे बैठे ये स्विगी पर खाना ऑर्डर कर देते हो, वहां भी तो कोई होटल वाला खाना बेच रहा है, तुम खरीद रहे हो, तो वो भी क्या है? एक मार्केट ही है। अब तुमने देखा होगा, अगर कल तुम मंडी गए, आज मंडी के अंदर दाम था भैया 50 रुपए किलो आम चल रहे थे, कल जाओगे 80 रुपए किलो। अब ऐसा क्या होता है कि कल जो आम 50 रुपए किलो थे आज वही 80 रुपए किलो? तो वो कौन सी चीजें हैं जो मार्केट में प्राइस को ऊपर नीचे करती रहती हैं? तो भैया दो चीजें हैं जो मार्केट में प्राइस को डिसाइड करती हैं, उनका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पूरे चैप्टर की जान है भैया। अगर ये समझ आ गया, पूरा चैप्टर समझ आया है तो चल, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो चल फटाफट समझते हैं क्या डिमांड क्या होता है। देखो भैया, डिमांड का आसान भाषा मतलब समझता हूं। जैसे कि तुम मार्केट जाते हैं मम्मी पापा के साथ, बोलते हो ना पापा पापा ये दिला दो, पापा पापा वो दिला दो। ये क्या तुम्हारी डिमांड होती है ना? तो ये डिमांड अलग है और मार्केट वाली ये डिमांड थोड़ी सी अलग है। आसान भाषा में समझाता हूं। देख, हम क्या खरीदना चाहते हैं ये हमारी इच्छाएं हैं, हम क्या खरीद सकते हैं वो है डिमांड। समझ समझ समझ, हम क्या खरीद सकते हैं ये दो चीजों पर मैटर करता है। भाई मैं चाहता हूं कि मैं BMW गाड़ी खरीद लूं, पर क्या BMW गाड़ी खरीदने के लिए जेब में पैसा है? नहीं है, तो मैं उसे खरीद नहीं सकता हूं। तो डिमांड क्या कहलाती है कि मैं क्या खरीद सकता हूं, यानी उसे खरीदने की मेरी इच्छा भी होनी चाहिए और साथ साथ उसे खरीदने के लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए। तो डिमांड बनती है भैया दो चीजों से मिल करके। विलिंगनेस बोले तो अपनी उस सामान को खरीदने की इच्छा, जब इच्छा ही नहीं होगी तो क्यों खरीदेंगे? आप किसी वेजिटेरियन से बोलोगे लो भैया लेग पीस खा लो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। तो सबसे पहले तो उस सामान को खरीदने की होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, सामान को खरीदने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, बोले तो परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तो बनती है मार्केट डिमांड। अब चलो समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड किन किन चीजों पर मैटर करती है। तो सबसे पहले समझते हैं इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, कि डिमांड के ऊपर नीचे होने से प्राइस पर क्या फर्क पड़ता है। चलो भाई देखो, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, मान लो तुम गए बाजार, तुम्हें खरीदना था आम। अब क्या हुआ कि आज मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए और सबको आम खाना है। अब दुकानदारों ने देखा आज तो भाई हर आदमी आम मांग रहा है, यानी उसे पता है डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे ही पता चला डिमांड बढ़ चुकी है, जो आमो बेच रहा था 50 रुपए किलो, अचानक बोले 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, यानी उसे पता चल गया डिमांड बढ़ चुकी है तो अपना प्राइस भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो हम पढ़ क्या रहे थे? इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। तो डिमांड के बढ़ने से प्राइस क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल, अगर डिमांड गिर जाए तो भाई मार्केट में सारे दुकानदार आम लेके बैठे थे, बारिश हो गई जिसकी वजह से कस्टमर आए ही नहीं, डिमांड है ही नहीं। अब दुकानदार को पता आज कोई डिमांड नहीं है, कोई खरीदने नहीं आएगा, तो दुकानदार क्या करेगा? आम सड़ाएगा थोड़ी, वो सोचेगा चलेगा थोड़ा सस्ते में बेच के निकाल देता हूं। तो उस समय दुकानदार क्या करेगा? जब डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या करेगा? थोड़ा सा गिरा देगा, प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। चल अब पढ़ते हैं कि भैया प्राइस का क्या इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर। अब तो सोच के देख, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए
तो क्या होगा? अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, सोच के देख, तू आम लेने जा रहा है, आज जो आम तू 50 रुपए किलो लेके आया, अगर वही आम 1000 रुपए किलो मिले तो अगर उसका प्राइस इतना बढ़ जाए तो क्या तुम उसे खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड एकदम से घट जाएगी, यानी अगर कोई चीज महंगी हो जाएगी तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे, यानी उसकी डिमांड गिर जाएगी। ऐसे ही जब किसी चीज का प्राइस घट जाए, अब सोच के देखो, आज तुम आम लेकर के आए 50 रुपए किलो, कल जाओ पता चले कि आम मिल रहे हैं 10 रुपए किलो, अब लोग क्या करेंगे? 1 किलो की जगह 10-10 किलो लेके जाएंगे। तो होगा ये, जब प्राइस गिर जाएगा, किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग बहुत ज्यादा खरीदेंगे, यानी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। अब चल इसी कहानी को थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर ऐसे ग्राफ के ऊपर समझ लेंगे। तो चल अब समझते हैं क्या, डिमांड शेड्यूल के बारे में। देख भैया, मैंने क्या बताया, जब प्राइस ज्यादा होगा, यानी 150 रुपए की अगर कोई चीज मिल रही है तो लोग कम खरीदेंगे। अभी अगर कोई चीज 150 को मिल रही है तो लोग कम खरीदेंगे, 1 ही किलो खरीदेंगे। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाए थोड़ा सा, अब वही चीज मिल रही है 100 रुपए की, अगर वही चीज 100 रुपए की मिलेगी तब लोग कितना? 2 किलो खरीदेंगे। भाई थोड़ा सा प्राइस कम हो गया। अब अगर उसी चीज का दाम घट के 50 रुपए हो जाए तो अब तो बहुत सस्ता हो गया, अब लोग कितना खरीदेंगे? भैया 3 किलो खरीदेंगे। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है लोगों की डिमांड बढ़ रही है। ये हमने पढ़ा टेबल के फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं भैया डिमांड शेड्यूल। अब अगर इसी को ग्राफ पे देख लिया जाए तो बन जाता है क्या? डिमांड कर्व तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया। देख भाई, अब डिमांड कर्व कैसे बनता है? ऐसे एक वाई एक्सिस, ऐसे एक एक्स एक्सिस। अब दीपक भैया ने मोशन चैप्टर में ग्राफ पढ़ाया था ना, मैंने भी तो तुझे मैथ्स में द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? अब डाउट मत रखना भैया आप तो एसएसटी पढ़ाते हो। अबे तुम्हारा भाई मैथ्स भी पढ़ाता है, जाकर के देख लेना वीडियो। जैसे एसएसटी खत्म होगी ना, मैथ्स के सारे लेक्चर लेके आ रहा हूं, ठीक है? जो चैप्टर हो गए वो तो हो गए, जो नहीं हुए वो भी लेके आ रहा हूं। तो वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे भैया? प्राइस रखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? क्वांटिटी। अब देख, जब प्राइस ज्यादा था, 150 रुपए था, लोग कम खरीद रहे थे, तो कितना खरीद रहे थे? 1 किलो खरीद रहे थे। अब जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, अब प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए, तो लोगों ने कितना खरीदा? 2 किलो, यानी अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि प्राइस गिर रहा है। अब भैया प्राइस गिर गया एकदम से, कितना हो गया? 50 रुपए, तब लोगों ने ज्यादा खरीदा, कितना? 3 किलो, यानी एकदम से डिमांड बढ़ने लग गई। तो जो कहानी तूने यहां पर पढ़ी, उसी चीज को तूने टेबल के फॉर्म में पढ़ा तो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। उसी चीज को ऐसे ग्राफ पर उतार दिया तो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। बोल समझ आया कि नहीं आया? अब एक चीज और रहती है, इंडिविजुअल डिमांड। भैया इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? अब तू मार्केट में निकला, तो तू क्या क्या खरीद सकता है? ध्यान से, क्या क्या खरीद सकता है? तू क्या खरीदना चाहता है वो मैटर नहीं करता। भाई तू तो बोलेगा कि यार ये वाला गेम मिल जाए, ये वाला मोबाइल मिल जाए, ये वाले जूते मिल जाएं। भाई सब नहीं खरीद सकता ना, जेब में जितने पैसे होंगे उतना ही तो खरीदेगा। तो तू जो जो खरीद सकता है मार्केट में जा करके, वही कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट में कोई एक बंदा तो होता नहीं है, मार्केट में तो भैया बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी डिमांड लेकर के जाते हैं। उन सबकी डिमांड को जब मिलाया जाता है तो बनती है भैया क्या? मार्केट डिमांड। क्या बनती है? मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड की कहानी बिल्कुल सेम चलती है। वैसे ही अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड होगी कम, प्राइस तुम कम करते जाओ तो डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस और कम किया तो डिमांड और बढ़ गई। तो डिमांड और मार्केट डिमांड में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम ही है। बस इतना याद रखना कि मार्केट डिमांड में सारे लोगों की डिमांड्स को मिला दिया जाता है, वही कहलाती है मार्केट डिमांड। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे कहानी क्या भैया कि क्या जो डिमांड है सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड करती है कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी डिमांड चेंज होगी? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को बढ़ाती है और घटाती है। तो चलो पढ़ते हैं उनके बारे में, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड्स को बढ़ाती है और घटाती है। सबसे पहला क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक एग्जांपल से समझो। सॉरी थोड़ा गला सूखा, पानी पी लेते हैं एक बार। हाँ, क्या पढ़ना है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जैसे कि तुम्हें कॉफी पीना बहुत पसंद है, लेकिन एकदम से क्या हुआ? कॉफी का दाम बढ़ गया। जो कॉफी 10 रुपए की मिल रही थी वो मिलने लगी 1000 रुपए की। अब क्या लोग कॉफी पियेंगे? नहीं पियेंगे। अब लोग दूसरा अल्टरनेट ढूंढेंगे जो उनकी कॉफी की कमी को पूरा कर दे। तब लोग क्या पियेंगे? चाय पियेंगे। तो अब अचानक से क्या हो? क्योंकि कॉफी महंगी हो चुकी है, कॉफी कोई खरीदेगा नहीं, तो लोग टूट पड़ेंगे चाय के ऊपर। तो होगा क्या? चाय की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। तो यही यहां पर लिखा है कि अगर किसी रिलेटेड गुड्स बोले तो सामान, किसी चीज का सामान बढ़ता है तो उससे मिलते जुलते सामान का प्राइस बढ़ जाता है। कैसे? वो मैंने एग्जांपल समझा दिया। दूसरा है भैया इनकम। अब तुम कमाओगे ज्यादा
तो खर्चोगे ज्यादा तो डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल समझ, अभी तुझे 10 रुपए मिलते हैं मान ले स्कूल जाते टाइम, तो तू एक समोसा खाता है। अगर तुझे 100 रुपए मिले तो फिर तू बर्गर भी खाएगा, चाउमीन भी खाएगा और कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा। कहने का मतलब इनकम जितनी ज्यादा होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब देखो भैया अलग अलग आदमी का टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उससे होता क्या है कि हर आदमी अपने टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग चीजों की डिमांड करता है। इसलिए जो दुकानदार होता है ना, जब किसी नई जगह पे दुकान लगाता है तो सबसे पहले मार्केट में घूमता है और देखता है कि यहाँ के लोगों को क्या पसंद है। क्या इन्हें तीखा खाना पसंद है या इन्हें फास्ट फूड खाना पसंद है? कहीं ये हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं है, पर चला फास्ट फूड खा ही ना, ये तो सलाद वगैरह खाते हैं। तो लोग अपनी टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से चीजों की डिमांड करते हैं। अब जहां पर भैया पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अब भाई जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर डिमांड भी तो ज्यादा होगी। अगर आबादी ज्यादा तो लोगों की जरूरतें ज्यादा, अगर जरूरतें ज्यादा होंगी तो डिमांड भी तो ज्यादा होंगी। दूसरा है डिमिनिशिंग मार्केट यूटिलिटी, ये बड़ा ही खास पॉइंट है। देखो जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है, कोई नई दुकान खुलती है, तो पहली बार कोई चीज खाओ बड़ा स्वाद लगती है, तो अपन क्या करते हैं, दूसरे दिन भी उसी दुकान पे जाते हैं, अरे मजा आ गया, तीसरे दिन भी जाते हैं खाते हैं। अब रोज अगर तुम वही एक ही चीज खाओगे तो एक दिन ऊब जाओगे ना, और जब ऊब जाओगे तो उसे खाना छोड़ दोगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यही चीज बताता है ये हमें कि अगर आप लगातार कोई चीज खा रहे हो, एक टाइम पे उसकी वैल्यू गिर जाएगी, मतलब उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगला है भैया सीजनैलिटी, बोले तो सीजन के साथ भी डिमांड चेंज होती रहती है। कैसे, अभी गर्मी का टाइम है, एसी में भरकर डिमांड, हर कोई एसी खरीदना चाहता है। जो एसी नहीं खरीद पा रहे हैं कूलर खरीद रहे हैं, जो कूलर नहीं खरीद पा रहे हैं पंखा खरीद रहे हैं, बिकॉज गर्मी का टाइम है। लेकिन जैसे ही आएगी सर्दी, अब नहीं लेगा भैया कोई एसी वैसी, अब सब खरीदेंगे हीटर, अब सब खरीदेंगे कंबल और रजाई। तो सीजन के हिसाब से डिमांड क्या होती है, बदलती रहती है। अगला है भैया फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अगर अपने इंडिया में लोगों को ये पता चल जाए ना कि कल से भैया प्याज के दाम 10 रुपए बढ़ने वाले हैं, तो पता है घर की मम्मियां क्या करेंगे, 10-10 किलो प्याज स्टोर करके रख लेंगे। मतलब जैसे ही पता चलेगा कि दाम बढ़ने वाला है फ्यूचर में, लोग एकदम से खरीदना शुरू कर देंगे ज्यादा, यानी लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसा कि अगर तुमने अभी वाला केस याद है, जो अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लोगों को लगा कि पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, तो लोगों ने क्या करा, टंकियों में भर भर के पेट्रोल स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल हो सकता है पेट्रोल ना मिले या महंगा हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, एकदम से खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये हमने पढ़ा उन अलग फैक्टर्स के बारे में जो प्राइस के अलावा भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। चलो भैया अब पढ़ते हैं कहानी किसकी, सप्लाई की। मैंने कहा था ना, मार्केट का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पे मैटर करता है। डिमांड तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, सप्लाई के बारे में। अब देख भाई, मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर सब्जी कौन लाता है, दुकानदार लाता है। सप्लाई कौन करता है, दुकानदार करता है। तो अब तुझे भी एक दुकानदार की तरह सोचना है। अब कहानी किसकी शुरू होगी, स्टोरी ऑफ सेलर की। अब समझो, अब समझते हैं जरा लॉ ऑफ सप्लाई को, जैसे पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड को। अब देख भाई, जैसे तू चीजों की बढ़ाएगा सप्लाई, पहले हम पढ़ने के वाले हैं इफेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस, की सप्लाई का क्या इफेक्ट होता है प्राइस के ऊपर। अब अगर मैं सप्लाई बढ़ा दूं तो क्या होगा बताओ, प्राइस गिर जाएगा। कैसे? अब सोच के देखो, आज मंडी में सब लोग आम ही लेके आ गए, कोई कुछ लेके आया ही नहीं। अब ग्राहक क्या देखेगा, यार सबके पास आम है। अब दुकानदार क्या देख रहा है, यार सब आम ही लेके आए, इतने सारे आम आ गए हैं, अब मुझे तो अपना आम बेचना है वरना सड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपना प्राइस थोड़ा सा गिरा दूंगा ताकि ग्राहक मेरे पास से आम लेके जाए। तो जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, जब हर एक आदमी आम ही लेकर के आ जाएगा, तो भाई तुम्हें अपना सामान बेचना है तो प्राइस गिराना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा भैया, कम हो जाएगा। ये इफेक्ट है सप्लाई का ऑन प्राइस। दूसरा, जब सप्लाई कम हो जाए तो, अब दूसरा केस समझ, आज मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा आम लेकर आया, कोई आम लेके आया ही नहीं, तो पूरी मंडी में सिर्फ एक ही आदमी के पास आम है और लोगों को आम तो खाना है। तब लोग क्या करेंगे, उसके पास आएंगे। अब उस आदमी को पता है किसी के पास आम है नहीं, तो जो आम वो 50 रुपए का बेच रहा था, उसे बेचेगा 150 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसे पता सप्लाई है ही नहीं, कोई दूसरा मार्केट में बैठा ही नहीं है। तो जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस। अब देखते हैं भैया इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, कि प्राइस का क्या इफेक्ट होता है सप्लाई के ऊपर। अब देख, अगर प्राइस होगा ज्यादा, अगर किसान को पता चल जाए कि भाई गेहूं का दाम बहुत बढ़िया मिल रहा है, अभी गेहूं 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो किसान क्या करेगा, बोलेगा ना चलो भाई ट्रैक्टर पे लोड कर लो गेहूं, मार्केट में बेचने चलते हैं। तो किसान अपना सारा माल बेच देगा। मतलब जब प्राइस अच्छा मिलेगा तो लोग मार्केट में जाएंगे, अपना माल बेच देंगे, यानी सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। वहीं अगर प्राइस गिर जाए, अब सोचो किसान का गेहूं उसने इतनी मेहनत से उगाया,
अगर उसका दाम मिलेगा 5 रुपए किलो, वो लाके बेचेगा? नहीं बेचेगा। कोई भी दुकानदार जब उसे पता है कि आज आम का रेट गिरा हुआ है तो बहुत कम माल लाएगा, क्योंकि उसे पता है नुकसान होगा, फायदा होगा नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगी, सप्लाई गिर जाएगी। तो जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। अब जो ये पढ़ा है ना, उसी को टेबल के फॉर्म में पढ़ लेंगे, यही कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल। और ऐसे ग्राफ पे देख लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, सप्लाई कर्व। चल देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भैया सप्लाई यानी प्राइस होगा कम तो सप्लाई भी होगी कम, जब प्राइस होगा ज्यादा तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। अब इसी चीज कहते हैं ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ के ऊपर देख, जब यहां पे प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी। जब प्राइस बढ़ा, प्राइस कितना हो गया 100 रुपए, तो भाई सप्लाई भी बढ़ गई, कितना 2 किलो। ऐसे ही प्राइस और बढ़ा तो सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई। अब देख यार, ग्राफ देखना तुझे आता होगा, नहीं आता है जाके दीपक भैया की मोशन वाली वीडियो देख लो, वरना जा करके मेरी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स वाली वीडियो देख लो, मैथ्स की समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, सप्लाई का खेल। अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट सप्लाई क्या होती है? क्या मार्केट में एक ही बंदा आम लेके आता है क्या? मार्केट में तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं सब मिल करके जितना भी माल लेकर के आते हैं उसी को बोलते हैं मार्केट सप्लाई। और भैया मार्केट सप्लाई का खेल भी बिल्कुल सेम वैसे ही चलता है, यानी अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। अरे जब पता है आज मार्केट में दाम ही नहीं मिलेगा तो दुकानदार क्यों माल लेके आएगा मार्केट में? अपना नुकसान करवाने के लिए नहीं। और अगर दुकानदार को पता चल जाए भैया त्योहार का टाइम है, आज तो माल खूब बिकेगा, उसे पता है माल बिकेगा यानी प्राइस ज्यादा मिलेगा। जब माल का प्राइस ज्यादा मिलेगा तो भर भर के सप्लाई करेगा, यानी ज्यादा माल मार्केट में लेके आएगा। तो ये हुई बात किसकी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। ऐसे ही भैया अपना मार्केट सप्लाई कर्व है, बिल्कुल वैसे ही। रेट कम तो भैया सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा तो भैया सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और डिटरमिनेंट्स की तरह ही फिर एक बार पढ़ते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। प्राइस के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं? तो सबसे पहले देख भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बिल्कुल वैसे ही अगर भैया गेहूं का दाम एकदम से बढ़ जाए, अब दुकानदार को पता है गेहूं का दाम बढ़ा है, तो अभी कस्टमर गेहूं तो नहीं खाएगा लेकिन कुछ तो खाएगा। गेहूं की रोटी नहीं खाएगा तो चने की रोटी खाएगा, बेसन खाएगा। तो यानी चने के दाम बढ़ने वाले हैं, यानी अब इंसान चना खरीदने वाला है तो सारे दुकानदार क्या करेंगे, मार्केट में चना ही चना लेके आएंगे। यानी जब किसी एक चीज का दाम बढ़ेगा तो उससे मिलती जुलती चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी ताकि मार्केट में कमी को पूरा किया जा सके। दूसरा भैया नंबर ऑफ सेलर्स। अब मार्केट में जितने सारे दुकानदार होंगे उतना ज्यादा माल आएगा मार्केट में, उतना ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। तो अगर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टेक्नोलॉजिया। अब देखो अगर कोई किसान नॉर्मल ऐसे हाथों से खेती करे तो कितना ही अनाज उगा लेगा, बहुत कम। लेकिन अगर उसे मिल जाए टेक्नोलॉजी, मिल जाए बढ़िया ट्रैक्टर, मिल जाए खाद वाद बढ़िया सब कुछ मिल जाए तो कितनी ज्यादा पैदावार होगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो माल बेचेंगे कहां पे किसान भाई, मार्केट में आके। तो मार्केट में आके बेचेंगे मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इस पॉइंट को अच्छे समझना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब दुकानदार क्या करता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि यार इस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं तो पता क्या करेगा, अब वो माल रोक देगा। वो सोचेगा आज नहीं बेचेंगे। जैसे किसान है, किसान को पता है अगर आज मैं गेहूं बेचूंगा तो बिकेगा 20 रुपए किलो, लेकिन अगर एक हफ्ते बाद बेचूंगा तो बिकेगा 30 रुपए किलो। अब किसान आज क्यों बेचेगा, तो आज वो सप्लाई को कम कर देगा, वो बेचेगा एक हफ्ते बाद। तो जब यहां पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी हमें पता होता है कि दाम बढ़ने वाले हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसे, सप्लाई को, अदर देन प्राइस। अब बढ़ते हैं भैया आगे की कहानी की तरफ। और क्योंकि अब हम डिमांड और सप्लाई का खेल चुके हैं अच्छे से समझ, तो जब कभी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और सप्लाई हो जाए कम तो बोल क्या होगा। अब सोच के देख, मंडी में सिर्फ एक ही आदमी आम लेके आया और आम आज सबको खाना है, हर एक आदमी उसी के रेडी पे आकर खड़ा है, भैया मुझे आम दो, मुझे आम दो। और आम सिर्फ उसी एक के पास है, तो क्या सबको आम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि आज आम की शॉर्टेज है, आज आम की मार्केट में कमी है। तो इसी कमी को, इसी कंडीशन को बोलते हैं स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी की कंडीशन कब आती है, जब सप्लाई कम हो, डिमांड क्या हो, बहुत ज्यादा हो। दूसरा केस क्या है, अब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, बोले तो आज हर एक बंदा आम ही लेके आया मार्केट। अब ये मत बोलना कि भैया आपको आम के अलावा कोई एग्जांपल नहीं मिला, तेरे भाई को आम बहुत पसंद है, ठीक है, और इसमें आम का सीजन भी है इसलिए आम का एग्जांपल लिया है। अब मान लो मार्केट में आज हर बंदा, हर सब्जी वाला आम ही लेके आ गया, लेकिन बारिश हो गई, अब कस्टमर मार्केट में गए नहीं आम खरीदने के लिए, तो सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत कम। तब होगा क्या,
आम ज्यादा है मार्केट में, बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाली कंडीशन को बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस क्या कहलाता है? जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो, डिमांड क्या हो? बहुत कम हो। अब तीसरी कंडीशन आती है जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, यानी जितने आम लाए गए थे उतने कस्टमर आ गए और खरीद के लेके चले गए। तो इस कंडीशन को जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और इसे ही बोलते हैं मुन्ना मार्केट इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में वर्ड है ना मार्केट इक्विलिब्रियम, तो यही है भैया मार्केट इक्विलिब्रियम, कुछ अलग से नहीं है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। यार स्लाइड्स पे ना मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें पढ़ लिया करो। तुम लोग कहते हो ना भैया डेफिनेशन लिख के दो, तो देखो यार मैं डेफिनेशंस लिख के दूंगा, अभी इस पे अलग से हर एक चैप्टर पे अलग से एक वीडियो बनेगी, वहां पर तुम्हें सिखाऊंगा। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, तुम्हारा कोई भी बुक हो, हर बुक के सवाल करोगे। अभी तुम्हें बस चैप्टर को समझा रहा हूं, तुम समझ तो जाओ। एसएसटी रटवाने थोड़ी आया तुम्हारा भाई, तुम्हें फील कराने आया है, समझाने आया है। एक बार तुम समझ जाओ, फिर क्वेश्चन आंसर सारी डेफिनेशन सब कुछ लिख के दूंगा, अच्छे नोट्स दूंगा। काम चल रहा है भैया नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब अपने को पढ़ना है इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये वाला केस तुम सबने देखा होगा, अगर कभी भी तुम मम्मी के साथ गए हो शॉपिंग करने के लिए, तुमने जरूर देखा होगा। मान लो मम्मी गई दुकान पे चावल लेने के लिए, दुकानदार ने बोला मैडम 150 रुपए किलो है चावल, 150 रुपए किलो यानी 150 रुपए किलो है चावल। अब मम्मी बोलेंगे अरे भैया बहुत महंगा लगा रहे हो, हम तो आपकी दुकान पे आते हैं हमेशा, 50 रुपए किलो लेके गए थे चावल, 50 रुपए किलो में 2 चावल। अब दुकानदार ऐसे देख रहा हूँ 50 रुपए किलो, अब तुम वहां पीछे देख के समूह चुरा रहे हो, दुकानदार से छिप रहे हो, ऐसा होता है ना। मान लो मम्मी के साथ चले गए कपड़े लेने, दुकानदार ने बोला मैडम 1000 रुपए। अब मम्मी भाई साहब ऐसा प्राइस बोल देती हैं कि साला मुंह छुपाना पड़ता है। मतलब लड़कों से तो बार्गेनिंग होती ही नहीं है, मेरे जुबान से निकलेगा ही नहीं उतना प्राइस जितना मम्मी बोल देंगी। दुकानदार ने बोला 1000, मम्मी बोलेंगी 100। अब मैं मुंह छुपाता फिरता हूँ, अरे दुकानदार देख ना ले। ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा। तो दुकानदार ने बोला 150 रुपए, मम्मी ने बोला 50 रुपए। फिर मम्मी बोलेंगे अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं, ना आपका ना मेरा 100 रुपए में लगा लो। अब दुकानदार मुंह लटका के अच्छा ठीक है मैडम ले जाओ कोई बात नहीं। तो फाइनल डील कितने पर हो गई? 100 रुपए पर। तो वो जहां पर दोनों के बीच में डील हो गई, उसी प्राइस को क्या बोलते हैं अपन? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अभी समझने के लिए समझ लो, इक्विलिब्रियम प्राइस ये होता है जहां पर सेलर और बायर दोनों राजी हो जाते हैं। बाकी अभी और अच्छे से समझाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मैं अभी तक पीछे डिमांड और सप्लाई के सारे कर्व बता के आया हूं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। अब देख भाई, जो नीली वाली लाइन है ये कहानी बता रही है डिमांड की, ये जो हरी वाली लाइन है ये बता रही है कहानी किसकी? सप्लाई की। अब मैंने क्या बोला था भैया, जब प्राइस ज्यादा होता है तो बोल डिमांड क्या होती है? कम। अब जैसे जैसे प्राइस गिरेगा देख डिमांड बढ़ती जा रही है। देख ऐसा समझना, वाई एक्सिस पर प्राइस है तो जब तू नीचे आएगा तो प्राइस नीचे आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर डिमांड है, ये तो बढ़ता जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है। इधर देख सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो ये किसका कर्व ग्राफ हो गया? सप्लाई का। तो ऐसा पॉइंट जहां पर ये डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, बोले तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, उस पॉइंट को बोलते हैं भैया मार्केट इक्विलिब्रियम। बोल क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इस मार्केट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे सामान का जो प्राइस तय हुआ होगा वही प्राइस कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ आ गया? अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे जितना सामान तुम्हें मिलेगा, मान लो इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे तुम्हें 12 किलो सामान मिल रहा है, तो वही सामान कहलाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बोलो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तुम्हारे एनसीईआरटी में तीनों दिया गया है, और एक सवाल भी है बिल्कुल इसी डायग्राम के ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर, वो मैं कराऊंगा तुम्हारी एक्सरसाइज का 11वां सवाल है, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ और समझते हैं क्या होता है डायनेमिक मार्केट। देख भाई, जब भी वर्ड आए स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ, और जब वर्ड आए डायनेमिक मतलब जो बदल रहा है, मूव कर रहा है। तुझे पता है ना अपनी मार्केट के अंदर क्या होता है, आज प्राइस है 10 रुपए, कल हो जाएगा 20 रुपए। इधर अभी सब्जी वाले भैया ऐसे बोली लगा रहे होंगे 50 का दो, और थोड़ी देर बाद 40 का दो। ऐसा होता है ना, मतलब प्राइस में लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसा होता है क्योंकि चेंज हो रहा है, इसीलिए हम अपनी मार्केट को क्या बोलते हैं भैया? डायनेमिक मार्केट। यानी यहाँ की प्राइस हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। अब तेरी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल होटल वाला, चल मैं समझा देता हूँ। देख होटल्स के अंदर क्या होता है, अगर मान लो किसी इलाके में क्रिकेट मैच होने वाला है, अब बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए, तो होटल वालों को पता होता है बहुत सारे लोग आएंगे मैच देखने के लिए, जो अपने रूम का प्राइस एकदम से बढ़ा देंगे।
इन्हें पता है डिमांड बढ़ने वाली, तो क्या करेंगे, रेट एकदम से बढ़ा देंगे। तो रेट चेंज हो रहा है ना, इसलिए क्या है, डायनेमिक मार्केट है। अच्छा, अगर पता चल गया कि सीजन ऑफ है, कोई नहीं आने वाला, होटल वाले क्या करेंगे, ऑफ दे देंगे, भैया 50% ऑफ, चलो इतने में ले लो कमरा, खाना भी फ्री कर देंगे, ड्रिंक भी फ्री कर देंगे, ऐसे बहुत सारे ऑफर ये निकालते रहेंगे। तो होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है, और इससे ही बोलते हैं भैया डायनेमिक मार्केट। सब्जी मंडी वाला एग्जांपल तो देता ही आ रहा हूं, देने की जरूरत तो नहीं है ना, जहां पर भी प्राइस लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब ये दुकानदार इतना सब करते हैं, कभी प्राइस बढ़ाते हैं, कभी प्राइस घटाते हैं, क्यों? ताकि कमा सकें भैया क्या, पैसा, रोकड़ा, मनी, और इससे बोलते हैं रेवेन्यू। यानी जो सामान बेच करके पैसा कमाया जाता है या सर्विस दे करके जो पैसा कमाया जाता है उसे बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। समझ आया कि नहीं? अब बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ और समझते हैं रोल ऑफ, अरे यार ये तार बहुत उलझ रहा है पैरों में, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी और इन द मार्केट, कि भैया गवर्नमेंट का क्या रोल है मार्केट के ऊपर। अब तुम बोलोगे मार्केट में गवर्नमेंट, मार्केट में गवर्नमेंट कब से आने लग गई? आती है भैया, और आनी भी चाहिए। देखो क्यों आती है गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो मैं, तुम, जो ग्राहक होता है उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। अब कई बार होता है ना, दुकानदार ग्राहक को ठग लेता है, 5 रुपए का माल 500 में भी लोकल माल दे देगा। तो ऐसा ना हो, ग्राहक ठगा ना जाए, उसके लिए गवर्नमेंट बीच में आती है ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। जब ग्राहक ठगा जाएगा तो वो जाएगा कोर्ट में, केस करेगा, सरकार उसे न्याय देगी। टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, अब कंपनी में क्या होता है भाई, लोग वर्कर काम करते हैं, सरकार इसलिए बीच में आती है ताकि इन वर्कर्स को एटलीस्ट मिनिमम सैलरी तो मिलनी चाहिए, वरना जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, इन वर्कर्स का बेचारों का खून चूस ले और उन्हें 1 रुपए भी ना दे। इसलिए सरकार बीच में आती है, कहती है मिनिमम 8 घंटे के इतने पैसे तो देने पड़ेंगे, इसे बोलते हैं मिनिमम वेजेस। ठीक, सरकार बीच में आती है ताकि एक फेयर मार्केट को प्रोड्यूस किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और नीचे के छोटे मोटे सारे व्यापारियों को खत्म कर दे, बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। छोटे व्यापारी तो देश चलाते हैं, सारे छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे, फिर वही एक बच्चे अपनी मनमानी चलाएगा। तो इसलिए सरकार बीच में, ताकि ऐसा ना हो। टू इंश्योर एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स, अब भैया सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीजें हमें देती है ना, सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल्स देती है, स्कूल्स देती है, सरकारी स्कूल्स देती है ना, बनाते तो है ना, कैसा भी बनाए पर बना के तो दे रहे हैं। तो सरकार इसलिए बीच में आती है ताकि ये सारी सुविधाएं आपको दे सके। टू मेंटेन अ फेयरनेस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज, फेयरनेस मतलब गोरापन नहीं, फेयरनेस मतलब कि सब में समानता रहे, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा ना हो जो पावरफुल है पूरी मार्केट कैप्चर करके बैठ जाए, सब एक समान रहे, सब अच्छे से बिजनेस कर सकें, कस्टमर ठगा भी ना जाए। इसके लिए सरकार बीच में आती है और अलग अलग तरीके के बनाते हैं, नियम कानून बनाती है। अब ये सरकार ये सब करती कैसे है, जरा वो समझते हैं। सरकार क्या करती है भैया, सरकार करती है प्राइस सीलिंग। अब सीलिंग फैन के बारे में सुना ना, ऐसा जो छत के ऊपर घूमता रहता है, यानी एकदम मैक्सिमम टॉप पे। तो सरकार क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है। सीलिंग से याद रखियो, मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि भाई इसके ऊपर कोई नहीं बेचेगा। अब तूने कभी मार्केट में नमकीन बोतल कुछ ना कुछ तो पानी वानी पिया होगा, उस पर लिखा होता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इसके ऊपर नहीं बेच सकते, वरना कहीं पता चला 5 रुपए नमकीन का पैकेट कोई 500 का बेच रहा है। तो सरकार इसीलिए बीच में आती है ताकि इस प्राइस को सेट कर दे कि आप इससे ज्यादा महंगा तो बेच ही नहीं सकते। ऐसे तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी रेलवे की, जहां पर लोग रेलवे के, आम जनता रेलवे कर्मचारियों से लड़ती है, इस पे MRP तो 15 है, फिर 20 का काहे बेच रहे हो। तो ऐसा हम बोल पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने लिख दिया ना उस पे कि आप इससे ज्यादा बेच नहीं सकते हो। सरकार क्या करती है, प्राइस फ्लोर करती है। फ्लोर मतलब जमीन, नीचे सबसे मिनिमम प्राइस सेट कर देती है कि भैया मिनिमम आप इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब इससे कम में तो नहीं खरीद सकते। ऐसा किस लिए करती है, इससे क्या फायदा होगा। अब मान लो भाई अपने किसान भाई हैं, एकदम मेहनत से दिन रात मेहनत करके धूप में लग के अनाज उगाते हैं। अब कोई बिजनेसमैन आए, एसी गाड़ी से उतरे और बोले कि 5 रुपए क्विंटल के हिसाब से तुम्हारा गेहूं लेंगे, अरे जूते से मारा जाएगा। तो सरकार इसलिए कहती है कि भैया मिनिमम इतना प्राइस तो देना पड़ेगा, मतलब अपने इन किसान भाइयों को इतना तो मिलना चाहिए कि उनका रोजी रोटी घर भर चल सके। तो इसे बोलते हैं हम, याद है ना तुमने पढ़ा होगा MSP के बारे में भी, कुछ दिन पहले बहुत हंगामा हुआ था। तो इसमें क्या होता है, सरकार मिनिमम प्राइस सेट करती है कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए। अगला होता है भैया मोनोपोली। सरकार कोशिश करती है सरकार में मोनोपोली ना आ जाए। मोनोपोली, मोनो मतलब एक, कि कोई एक ही बंदा मार्केट ना चलाए। अब कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, सारे व्यापारियों को लात मार के निकाल देगा, तो बचेगा वो एक। अब वो एक अपनी दादागिरी करेगा, उसे पता है सारे ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। अब ना वो कस्टमर की इज्जत करेगा, ना सामान में क्वालिटी देगा, ना किसी की सुनेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, बीच में आती है कि मोनोपोली ना आए। सरकार और क्या करती है भैया, सरकार कोशिश करती है कि होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। अब होर्डिंग क्या होती है, देख मेरे भाई, होर्डिंग क्या होती है, जैसे भी कुछ दिन पहले की बात है ना,
पेट्रोल के बारे में वैसा पता चला पेट्रोल के दाम महंगे होने वाले हैं, तो लोगों ने क्या करा, हजार हजार लीटर पेट्रोल ऐसे टंकियों में भर के रख लिया, स्टोर करके रख लिया। इसे ही बोलते हैं होर्डिंग या स्टोरेज। अब याद है, तुम वैसे छोटे रहे होगे, ये जो कोरोना का लॉकडाउन का समय आया था, तुम्हें याद है, वैसे तुम अभी 9th में हो ना तो तुम उस समय रहे होगे तीसरी या चौथी क्लास में रहे होगे, तो याद तो होगा तुम्हें, लॉकडाउन का समय सब घर के अंदर बंद हो गए थे। 1-2 साल तो तुम्हारे मजे में चले होंगे ना, स्कूल नहीं जाना पड़ा होगा, है ना। तो उस समय हुआ क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। अब लोगों ने क्या करा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घर में छुपा छुपा के रखना शुरू कर दिया। क्यों? सबको डर था भैया कल को अपने घर में कोई बीमार पड़ गया तो सिलेंडर भर के रखो अपने घर में। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आ गई, तो सरकार ने रूल निकाला, जिसके पास भी दिखेगा ऑक्सीजन सिलेंडर उसे डालो जेल के अंदर। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई इसे स्टोर ना कर सके, तो सरकार रोकती है। होर्डिंग बोले तो स्टोरेज, कि आप ऐसे मत करो भैया कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला तो आप हजार हजार लीटर लेके स्टोर कर लो। अगर हर बंदा ऐसे ही हजार हजार लीटर लेके रख लेगा तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अगले दिन कहां से भरवाओगे पेट्रोल, तो जनता में पूरा मतलब दिक्कत आ जाएगी ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, अब देख भाई ब्लैक मार्केटिंग का केस बताता हूं। होता क्या है कि दुकानदार क्या करते हैं, किसी चीज को इलीगल तरीके से बहुत ही हाई प्राइस पर, मतलब उसका एक्चुअल प्राइस होगा 10 रुपए, बेचेंगे 1000 रुपए में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता मार्केट में कोई है नहीं, मैं ही सप्लाई कर सकता हूं। और यही हुआ था भैया ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। अरे यही हुआ है भैया अभी एलपीजी सिलेंडर के साथ। तुमने न्यूज सुनी थी ना, 3-3 हजार रुपए के सिलेंडर, 4-4 हजार रुपए के मिले थे एलपीजी सिलेंडर। क्यों? मार्केट में थे नहीं, तो लोग कर रहे थे ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल तरीके से 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे 3000 रुपए का। तो सरकार यहां पर बीच में आती है और इन सारी चीजों को रोकती है। तो सरकार क्या प्रिवेंट करती है, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को। अब सरकार क्या करती है, पब्लिक गुड्स बनाती है। गुड्स बोले तो सामान, ठीक है। सरकार क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है टैक्स के रूप में, और क्या क्या बनाती है भैया, सड़कें बनाती है। बनाती तो है ना सड़कें, अरे कैसे भी बनाए, क्या हुआ अपनी सड़कों पे गड्ढे हैं तो क्या, अरे भाई अपनी सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनती है, पता है कि नहीं, मोदी जी ने बोला था। क्या हुआ, सड़कें बनते ही उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्या हुआ अगर कोई गाड़ी लेके मर जाता है तो सड़कें बना तो सरकार ही रही है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनते हैं, बना तो सरकार रही है ना, हॉस्पिटल बना तो देती है ना। डॉक्टर है कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, मशीनें हैं कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, सरकार बना देती है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल बना देती है सरकार, वहां पे टीचर हैं कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं पता नहीं, बट बना तो रही है ना सरकार। मुद्दा यह है कि सरकार ये सब करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत करती है। नेताजी अपना भी तो ध्यान रखेंगे, उन्हें अपना भी तो घर बनाना होता है। सरकार रोड पे लाइटें लगवाती हैं, तो ये सारे काम होते हैं किसके, सरकार के। जो पब्लिक गुड्स मतलब वो चीजें जो आम जनता के लिए, सबके लिए बनाई जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। और सरकार ये सारे काम करती है, इसलिए सरकार मार्केट में आती है। अब लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या सरकार का आना सही ही होता है, बिल्कुल अच्छा है क्या? अरे नहीं भैया, अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत बुराइयां भी, अच्छा है बट थोड़ी बहुत कमियां भी है। सबसे बड़ी कमी क्या है, अब सरकार क्या करती है, प्राइस डिस्टोर्शन, मतलब कि फिक्स कर देती है कि भैया इसी दाम पर बेचोगे। अब दुकानदार के लिए समस्या हो जाती है। अब सोच के देखो, अगर कोई सब्जी लेके आया, उसे बोल दिया कि तुम्हें इसी दाम पर बेचना, इससे ज्यादा दाम पर बेच ही नहीं सकते। अब उसके लिए समस्या है, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहा, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, उसने मेहनत करी पर उससे ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। दूसरा, अपने इंडिया में भैया बिजनेस करने के लिए इतने बड़े रूल हैं कि बंदा बिजनेस करना तो बाद में शुरू करेगा, एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए। इतना सारा हैवी पेपर वर्क है ना, बहुत सारा पेपर वर्क है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें। तो कहीं ना कहीं नए बिजनेस को स्टार्ट करना अपने बहुत बड़ा भारी टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर क्या है, बीच में आ जाती है। तीसरा है भैया डिस्करेज ऑफ इन्वेंशंस, जब गवर्नमेंट बीच में आती है तो नए नए इन्वेंशंस नहीं हो पाते हैं। देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जब सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो उनमें कंपटीशन होता है, यार हम ये करेंगे, हम ये नया करेंगे, लोग हमारे पास आएंगे, तो वहां पे इन्वेंशंस बहुत होते हैं। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब लोगों को जरूरत होती है तो नए नए इन्वेंशंस करते हैं। जब गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी तो बहुत ज्यादा इन्वेंशंस हो नहीं पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि भैया गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है, क्या क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे चीजों को कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट का आना सही क्या है, गलत क्या है, सब देख लिया। अब बढ़ते हैं भाई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की तरफ। छोटे मोटे सवाल है, फटाफट करते हैं, खत्म, ठीक है। तो पहला सवाल है, एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू द राइज इन द डिमांड फॉर द गुड्स, कि अगर किसी की इनकम बढ़ जाए तो क्या हमेशा डिमांड बढ़ी जाएगी किसी एक सामान के लिए? तो नहीं भाई। अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ जाएगी, मान लो आज तुम्हें मिलते हैं 10 रुपए और तुम कैंटीन में जाके एक समोसा खाते हो, अगर कल को तुम्हें मिलने लग जाए 100 रुपए, तो क्या तुम समोसा ही खाओगे? अब तुम खाओगे चाउमीन, अब तुम खाओगे छोले भटूरे, अब तुम पियोगे कोल्ड ड्रिंक। तो अगर इनकम बढ़ भी जाएगी
तो इनकम बढ़ने के बाद उसकी डिमांड दूसरी हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी, यानी जो अभी साइकिल मांग रहा था अब वो गाड़ी मांगेगा। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ने के बाद हमेशा किसी एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस, इनकम बढ़ने के बाद किसी एक चीज की प्राइस और डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, नहीं। जब इनकम बढ़ेगी तो इंसान दूसरी चीज के पीछे भागेगा और दूसरी चीज की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, उस चीज की डिमांड थोड़ा सा घट भी सकती है। यही सारी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब भैया अगला सवाल क्या है, इफ पेट्रोल प्राइस डबल व्हाट हैपेंस। 4 हमें दे रखे हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस डबल हो जाए तो क्या होगा, किसके साथ, डिमांड फॉर डीजल कार। अरे भैया डीजल कार की डिमांड बढ़ जाएगी, अरे पेट्रोल का दाम डबल कर दिया यार, तो जनता क्या करेगी, डीजल कार की तरफ भागेगी क्योंकि वो सस्ता है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, इसकी डिमांड तो और बढ़ जाएगी। भाई पेट्रोल का दाम हो गया डबल, अब लोग सोचेंगे ना यार आज पेट्रोल महंगा किया है, कल को डीजल भी महंगा कर दिया, काम करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की भी डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर कार एक्सेसरीज, अब सोच के देखो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, आदमी पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज लगवाएगा, है ना, तो एक्सेसरीज की डिमांड थोड़ी सी घट जाएगी, इंसान पैसा बचाएगा ना। डिमांड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस ट्रेन, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आदमी सोचेगा यार गाड़ी से क्यों जाना, 1000 रुपए का तेल लग जाएगा, 10 रुपए की बस में चलते हैं वरना मेट्रो से चले जाएंगे, है ना। तो इंसान क्या करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे आंसर भैया मैंने यहां पे लिख दिए हैं, पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, मैंने समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। एक फार्मर हैं, अपने किसान हैं, पुराने तरीके से खेतों की सिंचाई बिचाई करते थे, अब उन्हें पता चला नई टेक्नोलॉजी के बारे में, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, अब उन्होंने इससे सिंचाई करी, तो अब क्या क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं बताते हैं। अब देख भैया पहले ये अपने किसान ना पुराने तरीके से सिंचाई करते थे, बहुत सारा पानी वेस्ट होता था, मशीन ज्यादा, जो मोटर है ज्यादा चलानी पड़ती थी, तो बिजली भी वेस्ट होती थी। अब उन्हें पता चला नई टेक्नोलॉजी के बारे में, अब वो इस तरीके से सिंचाई करते हैं, तो होता क्या भैया, पानी कम लगता है, बिजली कम लगती है, फसल ज्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है। तो यहां पर हुआ क्या कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन का जो खर्चा था वो क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, अब जब भैया प्रोडक्शन ज्यादा है तो अपने किसान भाई अनाज बेचने कहां जाएंगे, मार्केट में, यानी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल मार्केट सप्लाई क्या होगी, ओवरऑल मार्केट सप्लाई बढ़ना ही है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हुआ है तो बेचेंगे तो मार्केट में ही ना, तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी ही। इस कंडीशन में कुछ छूट गया क्या, नहीं, ठीक है। अब आगे, ड्यूरिंग ऑनलाइन फेस्टिवल्स सेल्स द प्राइस, देख भाई ये क्या कह रहा है, जैसे तुमने देखा होगा ना फ्लिपकार्ट पर क्या होता है, बिग बिलियन डेज सेल आ गई, अमेजन पर बहुत सारी सेल्स आ गई, मीशो पर सेल्स आ गई। ये सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इतनी सारी सेल्स दे कैसे देते हैं। आईफोन आया, 1 लाख का आईफोन 50,000 का, अब दुकानदार इतने अच्छे तो है नहीं कि अपनी जेब का पैसा तुमको ऐसे ही दे दें। तो देखो होता क्या, खेल समझना है अपने को सारा। अब एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो तुम एक दुकानदार हो और तुम एक टॉय कार बेचते हो, खिलौना बेचते हो, पूरे दिन में अभी तुम्हें एक खिलौना बेचते थे और तुम 100 रुपए का बेचते थे और उस पर तुम्हें 10 रुपए का प्रॉफिट होता था। अब तुमने क्या करा, तुमने एक ऑफर निकाला कि भाई जो खिलौना मैं 100 रुपए का बेचता था अब वो बेचूंगा मैं 91 रुपए का। अब तुम्हें प्रॉफिट सिर्फ 1 रुपए का हुआ, लेकिन लोगों को पता चला माल सस्ता मिल रहा है, तुम्हारे पास भर के लोग आएंगे। अब मान लो तुमने एक दिन में 1000 खिलौने बेच दिए। अब सोच के देखो, प्रॉफिट सिर्फ 1 रुपए का है, लेकिन तुमने एक दिन में 1000 खिलौने बेच दिए, तो 1-1 रुपए करके 1000 का मुनाफा हो गया। तो पहले तुम दिन के सिर्फ 10 रुपए कमाते थे, आज तुम दिन का 1000 रुपए कमाओगे। कुछ यही फंडा भाई साहब ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं इस्तेमाल। तो ये क्या करती है, पहले तो बहुत लो प्राइस पर सामान बेचते हैं, ऑफर्स लगाते हैं ताकि लोगों को लालच दे सके, लोग आए, और लोग आएंगे तो भैया ज्यादा कस्टमर आएंगे। हाँ, ज्यादा कस्टमर आएंगे, और जब ज्यादा कस्टमर आएंगे तो भैया ज्यादा माल खरीदेंगे, ज्यादा माल बिकेगा तो क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा रेवेन्यू होगा, ये बहुत सारा क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो यही सारी कहानी है भाई साहब, सवाल पढ़ लो, आंसर दे दो, सब कुछ समझ आ गया, मैंने पूरी कहानी तुम्हें दी है, समझा। अब आगे देख भाई, ये मत कहना भैया आप पूरा आंसर नहीं पढ़ते हो, देख यार लेक्चर हो जाएगा लेंदी, फिर तू ही बोलेगा भैया बड़े बड़े लेक्चर देखे नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे अभी इसका रैपिड रिवीजन भी आएगा और भी बहुत सारे सवालों का आएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक शुरू में भी दे देता हूं, यहां पर भी दे दे रहा हूं, अगर कोई डाउट आया करे मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। अभी कल भी एक बच्चे का डाउट आया था, उसने मुझसे एसटीवी पर, जो ये अभी मैंने इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, उस पर डाउट पूछा है, उसके लिए अभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि उस बच्चे को मैं डाउट बता सकूं, और उसे बना करके इंस्टाग्राम पर ही भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उस बच्चे को समझाना है। तो ऐसे जब भी तुम भी मैसेज करोगे, तुम्हारा डाउट या तो टाइप करके बता दूंगा, ना अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पर तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। हो गया ना ये, अरे नहीं नहीं, ये तो अगला सवाल ही है। अब बोला गया है, सपोज द गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम सेल प्राइस फॉर एन एसेंशियल वैक्सीन बिलो द मार्केट ड्राइवन प्राइस। आप देख,
गवर्नमेंट ने क्या करा, एक वैक्सीन जो कि बहुत जरूरी भाई, पोलियो ड्रॉप की तरह हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। अब उसका जो मार्केट प्राइस था उससे भी कम पर बेचना शुरू कर दिया। अब लोगों को पता चलेगा भाई साहब एक ऐसी वैक्सीन जो बहुत जरूरी थी सस्ते दाम पे मिल रही है, सारे लोग लाइन लगा के जाके खरीदना शुरू कर देंगे। अब जब सारे लोग, इतनी सारी आबादी एक साथ वैक्सीन को खरीदेगी, और हमारे यहाँ के लोग बहुत समझदार है भाई, जरूरत एक की होगी लेकिन अगर सस्ता मिलेगा ना तो एक की जगह पे 10 खरीद लेंगे, यानी स्टोरेज भी करेंगे, तो एकदम से होगा क्या, माल की शॉर्टेज हो जाएगी, माल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यही होगा इसका आंसर, ये रहा बाबू भैया इसका रीजन। और बाकी के 3 क्यों नहीं है उसका रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, पढ़ लेना, समझ लेना, ना समझ आए तुम्हारा भाई है ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट करो, हर जगह बैठा हूं यार, रिप्लाई दूंगा मैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या था, गवर्नमेंट लीव्स हायर। अब देख भाई, बोला ये है, देख मुझे समझ आ गया ना सवाल देख के, ठीक है, तुम भी ऐसे बड़े हो जाओगे, तुम्हें पूरा सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, इन पे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है जो ये बेचते हैं। क्यों लेती है भैया टैक्स? इसलिए लेती है ताकि उस टैक्स के पैसे से वो बहुत सारी ऐसे जरूरी मेडिसिन होती हैं वो आम जनता को सस्ते में दे सके। पैसे इसलिए लेती है उनसे ज्यादा ताकि जो वैक्सीन हैं वो आम जनता को आसानी से मिल सके, जनता को बस का किराया कम लगे, बिजली तुम तक पहुंचाई जा सके। जो सरकारी राशन की दुकान देखी है ना, वहां पे जो सरकारी राशन मिलता है 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 1 रुपए किलो चीनी, मतलब रेट होगा कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है। तो सरकार उनसे टैक्स लेकर के यहाँ पे लगाती है, थोड़ा अपनी जेब में भरती है बट यहां पर भी लगाती है ताकि क्या हो सके, आम जनता को थोड़ा सा फायदा मिल सके। यह है इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल है भैया, कैन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन हर्ट मार्केट? क्या गवर्नमेंट का हद से ज्यादा इंटरफेयर करना मार्केट में मार्केट को नुकसान पहुंचाता है? अरे बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है भाई, बहुत नुकसान पहुंचाता है। मतलब मार्केट, गवर्नमेंट का आना जरूरी है पर हद से ज्यादा आना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। पूरी कहानी में पीछे ही आंसर में बता चुका हूं, ये रहा इसका आंसर, ये रहा भैया इसका ये पूरा रीजन, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ ना आए। अब आगे ये वाला सवाल, अब कई बच्चे बोलेंगे भैया 7 के बाद ना 8 कराया ना 9 कराया ना 10 कराया सीधा 11। देख भाई, जो 8, 9 और 11 है ना वो तेरा काम है, वो तेरा सवाल है। तुझे मार्केट में निकलना है, डाटा कलेक्ट करना है और अपने सवालों का जवाब खुद से ढूंढना है। ना समझ आए मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। आज भी एक बच्चे ने डाउट पूछा था मुझसे ना, बताया ना मैंने अभी एसटीवी के बारे में, तो मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए अभी अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसके सवाल का जवाब दूंगा मैं, उसके पास इंस्टाग्राम पे पर्सनली भेजूंगा। तुम भी ऐसे जब रिप्लाई मैसेज करोगे ना, तुम्हारा डाउट लूंगा, मैसेज पे बताऊंगा, वीडियो बना के भेजूंगा, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक स्टार्टिंग में भी दे देता हूं, यहां पर भी दे देता हूं आईडी के बारे में। तो भैया देख, ये अपना कर्व है, इसको देखते हुए अपने को कुछ सवालों के देने हैं जवाब। पहला सवाल क्या है, व्हाट डज पॉइंट ई रिप्रेजेंट इन दिस मार्केट? कि पॉइंट ई किस चीज के बारे में बता रहा है? तो बताया था ना, पॉइंट ई जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, वो क्या बताता है? मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पॉइंट ई क्या बता रहा है मेरे भाई? मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? देख भाई, मैंने कहा था इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इस इक्विलिब्रियम मार्केट से सीधी लाइन जो प्राइस पर जाए यहां पर, वही क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। देख यहां पर प्राइस कितना है, यहां पर है 200, यहां पर है 300, दोनों के बीच में कितना आएगा? 250। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा भैया? 250 बोले तो 250। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी? अब देख यहां से सीधी लाइन खींचे क्वांटिटी वाली लाइन पे, कहां जा रही है? 30 पर। तो इक्विलिब्रियम पर जो क्वांटिटी होती है वही क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कितना हो जाएगा? 30 किलो। ये हो गया अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बोला है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये डी डी डैश, डी डी डैश कहां पे भैया? ये डिमांड वाली लाइन, और एस एस डैश पे कौन सा है? पॉइंट बी है। मतलब इस वाली डिमांड वाली लाइन पर पॉइंट ए है और सप्लाई वाली लाइन पर पॉइंट बी है। अब हमको बोला गया है कि बताओ ये जो है किस चीज को, किस कंडीशन को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ध्यान से देख, ये जो ए है ये बता रहा है डिमांड, ये जो बी, अरे हो क्या रहा है? जो ये पॉइंट बी है ये क्या बता रहा है? सप्लाई। अब ध्यान से देख, जो ए है यहां पर वो कम है और जो बी है वो क्या है? ज्यादा है। बोले तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। और भैया जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो यानी अब माल बहुत ज्यादा आ गया मार्केट में, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? सरप्लस की कंडीशन हो जाएगी। बताया था ना, तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी? सरप्लस कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब अगला सवाल करना है, इसलिए इसे करते हैं इरेज। अब अगले सवाल में क्या बोला है? पॉइंट एफ डी डी डैश पर है, पॉइंट सी एस एस डैश पर है। फिर से इसके बारे में हमें वही बताना है। तो ले भैया, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट एफ। अब पॉइंट सी किसका? सप्लाई का। पॉइंट ये एफ किसका? डिमांड का। नीली वाली लाइन डिमांड की है, ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे देख, सप्लाई कम, देखना यहां पे सप्लाई 10 और 20 के बीच में सप्लाई कम है और डिमांड क्या? बहुत ज्यादा। अब समझ, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है।
तो भैया अब यहाँ पर चीजों की होने वाली है कमी, यानी यहाँ पर क्या होगी, स्कैरसिटी। तो ये कौन सा केस बन जाएगा बाबू भैया, स्कैरसिटी का केस बन जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया पूरा नहीं लिखा, बोल तो दिया ना, अभी पीछे आंसर दिखा दूंगा। अब आगे 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 अब बोला है कि अगर ये जो डैश डैश ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा। अरे भैया होगा ये कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम यहां पर था ना, वो यहां पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, नहीं एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये है इस पूरे सवाल का आंसर। अच्छा तो मैं एक खास बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले एक बच्चे ने कमेंट करा था, बच्ची कौन था पता नहीं, उसने बोला भैया आप हमें तू करके क्यों बुलाते हो। देखो भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है, बट एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो थोड़ा सा ना वो आवाज में यार वो आ जाता, फिर भी बहुत बदला है। देखो मैं आप करके बात करता हूं, वरना बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करता हूं, तू बोलने का मतलब ये नहीं है यार, तू ना प्यार जताता है, अपनापन दिखाता है, समझ रहे हो, आपसे ना थोड़ी दूरी बढ़ जाती है, तो बुरा मत मानना मेरी उस बात का। ठीक है, तो ये रहा भैया आपका जो मैंने सवाल बताया उसका आंसर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, पूरा आंसर तुम्हारे सामने ही से अच्छे से कर लेना मैच। और इसी के साथ बाबू भैया अपना एक और चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, तो मैंने कहा था ना इस हफ्ते तक पूरी एनसीईआरटी एसएसटी की खत्म करा दूंगा, तो खत्म होने वाली है। 2 चैप्टर शायद 3 चैप्टर बचे होंगे बस, पूरी एसएसटी खत्म। चैनल पर जाकर के देख लेना, जो चैप्टर पढ़ने जाके पढ़ लेना। मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स भी तुम्हारा भाई तो पढ़ाता है, जाकर के देख लेना। मैथ्स की वीडियोस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, दीपक भैया पढ़ाते हैं, मस्त साइंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं साइंस के, जाके साइंस देखो, मैथ्स देखो, एसएसटी देखो, अपने चैनल पर सब कुछ है। चैनल पर जाता कैसे बताऊं, देख यहाँ पर जहां पर तो वीडियो देख रहा होगा वहीं पर तुझे ऐसे बीएस शिक्षा केंद्र का ऐसा लोगो दिख रहा होगा, जहां पर सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर ऐसे क्लिक करते तुझे चैनल पे जा, प्लेलिस्ट में चला जा, वीडियो वाले सेक्शन में चला जा, तुझे सारी वीडियो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले। वरना दूसरा तरीका, तुझे जो भी चैप्टर पढ़ना हो, अगर हमने वीडियो डाली होगी, तुझे काम करना है उस चैप्टर का नाम डाल, साथ में डाल दिया अगर बीएस शिक्षा केंद्र, हमारी वीडियो सबसे ऊपर आएगी, तो अपने दीपक भैया को पाएगा, अपने अंकित भैया को पाएगा, वीडियो तुझे मिल जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार बच्चे कमेंट करते हैं भैया मोशन पढ़ा दो, भैया डेमोक्रेसी पढ़ा दो। अरे पढ़ा तो दिया, मोशन तो 1 महीने पहले पढ़ा दिया दीपक भैया ने, फिर भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे सर्च किया करो, चैप्टर का नाम डालो, साथ में डालो बीएस शिक्षा केंद्र, तुम्हें वीडियो सामने मिल जाएगी। और भाई एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे छोटे से परिवार को इतना बड़ा कर दिया। 10,000 बच्चे इतनी जल्दी हमसे जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। बस ये प्यार आगे भी ऐसे ही बनाए रखना। अब जल्दी से 1 0 और बढ़वा दो, 10K को 100K तक पहुंचाना है। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं, मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। जल्दी मिलूंगा, कल या परसों पक्का अगला चैप्टर करा रहा हूँ, चैप्टर 2। ठीक है।